अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से एक कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट इन लारावेल 5 की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा कंप्लीट ई कॉमर्स वेबसाइट इन लारावेल 5 की ट्यूटोरियल सीरीज़ का पार्ट 16 है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम जो चेकआउट फॉर्म क्रिएट किया था लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, उसको डेटाबेस में सबमिट करेंगे और फिर नेविगेट करेंगे पेमेंट पर, और फिर उस पेमेंट पेज पर, पेमेंट गेटवे पेज या पेमेंट वाले पेज पर हम पेमेंट गेटवे स्ट्राइप को इंटीग्रेट करेंगे। सो दोस्तों, इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले हम चलेंगे अपने टेक्स्ट एडिटर जो कि सबलाइम टेक्स्ट एडिटर है, और यहाँ पर हमने ऐप के अंदर HTTP कंट्रोलर के अंदर एक ऑर्डर कंट्रोलर क्रिएट किया था स्टार्टिंग में जब हम सेटअप कर रहे थे अपने इस लारावेल प्रोजेक्ट को। तो इस अब ऑर्डर कंट्रोलर को हम यूज़ करेंगे टू डिस्प्ले द चेकआउट पेज, जो कि हमने लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में रिक्वेस्ट के अंदर ही web.php के अंदर क्रिएट किया था, जो कि हमारी राउट्स हैं। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूँगा web.php से, इस रिटर्न करूँगा प्रोडक्ट व्यू को, और इसकी जगह पर यहाँ पर मैं मेंशन करूँगा ऑर्डर कंट्रोलर @index और इसको नेम दे दूँगा चेकआउट। तो ये हमारा चेकआउट का पेज होगा, तो जिसका नेम होगा चेकआउट, और ये स्लैश चेकआउट पर ओपन होगा। इसको अगर हम कोई प्रीफिक्स या प्रोडक्ट्स देना चाहें तो दे सकते हैं, लेकिन ग्रुप में ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन हमें भी ज़रूरत नहीं है इसको ग्रुप में ऐड करने की। तो इसके दो ही रिक्वेस्ट होंगी, एक राउट गेट और एक राउट पोस्ट। तो ये दोनों सेम ही होंगी, और सिर्फ फ़र्क क्या होगा इसका, इसमें हमारे पास, बल्कि हम ये करते हैं कि इसको राउट रिसोर्स बना लेते हैं। ये हमने अभी तक राउट रिसोर्स नहीं क्रिएट किया, तो हम इसको राउट रिसोर्स क्रिएट कर लेते हैं और इसका नाम दे देते हैं हम चेकआउट, और इसको कॉल कर लेंगे ऑर्डर कंट्रोलर पे। तो ये ऑटोमेटिकली इसको नेम भी दे देगा, और यहाँ से अब हम चेकआउट कर सकते हैं, इसके स्लैश इंडेक्स पर भी जा सकते हैं, और इसका नाम जो है वो सारा हमने क्रिएट कर दिया। तो इसके थ्रू हम इन सारे मेथड्स को, अब ऑर्डर कंट्रोलर के अंदर ये रिसोर्स कंट्रोलर है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं, जिसकी मदद से हम डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं इसको ऑर्डर को, और उसके बाद हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं, इंडेक्स लिस्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ चेकआउट, लेकिन इसको यहाँ पर पेस्ट करने से पहले हमें जो है वो गेट करने होंगी सारी प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं यूज़ ऐप स्लैश कार्ट, क्योंकि हमारे पास ऐप के अंदर कार्ट के अंदर हमारी कार्ट मौजूद है। तो जिस तरीके से हम कार्ट गेट कर रहे थे अपने प्रोडक्ट कंट्रोलर में, यहाँ पर प्रोडक्ट कंट्रोलर में, ये हमारे पास प्रोडक्ट कंट्रोलर था जिसमें हम यहाँ पर गेट कर रहे थे तमाम प्रोडक्ट्स विद कैटेगरीज। सो यहाँ पर प्रोडक्ट्स विद कैटेगरीज हम गेट करेंगे ऑर्डर कंट्रोलर में। तो यहाँ पर हमने इसको कार्ट के अंदर गेट करना है, क्योंकि हम इस कार्ट के अंदर जो सेशन के अंदर जो डाटा है हमारा, हम उसको ऑर्डर के अंदर शो करेंगे, ना कि तमाम प्रोडक्ट्स को। तो इसके लिए हमें यहाँ पर यूज़ करना होगा जो डिफ़ॉल्ट हमने क्रिएट किया था, जहाँ पर हम इसको डिस्प्ले करवा रहे थे, वो था हमारा आई थिंक सो कि कार्ट पे हम कार्ट कंट्रोलर को हम यूज़ कर रहे थे प्रोडक्ट कंट्रोलर के साथ। हम यहाँ पर ये हमने कार्ट कंट्रोलर यूज़ किया था, ठीक है। इसको हम एज इट इज़ कॉपी करेंगे, इफ़ सेशन हैज़ कार्ट तो रिटर्न व्यू प्रोडक्ट कंट्रोलर, अदरवाइज इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। सो प्रोडक्ट्स डॉट चेकआउट को कॉल कर ले, और या फिर प्रोडक्ट्स डॉट चेकआउट कॉम्पैक्ट कार्ट को यहाँ पर हम इसमें ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फिर हमें यहाँ पर हमारे पास जो चेकआउट वाला पेज है स्लैश चेकआउट, तो यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ पर कह रहा है कि सेशन, तो डेफिनेटली हमने सेशन को ऐड नहीं किया।
सो यूज सेशन, अब इसको रीलोड करेंगे तो अब हमारे पास यहाँ पर पेज ठीक आ रहा है। तो इधर अब हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं वो डिस्प्ले होंगी। तो जिस तरीके से हमने प्रोडक्ट को कार्ट में से कार्ट पेज पर डिस्प्ले करवाया था, सेम वही लूप हमें लगेगा। तो मैं यहाँ पर रिसोर्सेज में जाऊँगा, व्यू में जाऊँगा, प्रोडक्ट्स में जाऊँगा, cart.blade.php में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने लिखा था फॉर ईच कार्ट गेट कंटेंट्स एज स्लग और प्रोडक्ट। सो उसके बाद हम यहाँ पर इसको डिस्प्ले करा रहे हैं। अब सेम यही तरीका हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये हमने कार्ट गेट कर ली, तो इसके बाद हम आएंगे checkout.blade.php में और ये हमारे पास ULLI है जिसमें हमारी सारी प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रही है। यहाँ पर काउंट डिस्प्ले हो रहा है कितनी प्रोडक्ट्स हैं और ये हमारे पास ULLI है। तो इसको मैं यहाँ से सिंगल कर देता हूँ। ये हमारी सेकंड प्रोडक्ट है, तो एक ही प्रोडक्ट हम यहाँ पर डिस्प्ले करेंगे। सेव किया तो अब यहाँ पर एक ही प्रोडक्ट आनी चाहिए, एक ही प्रोडक्ट आ रही है। उसके बाद प्रोमो कोड अभी हमने अप्लाई नहीं किया, तो यहाँ पर हम प्रोमो कोड जब अप्लाई करेंगे, चूँकि ये फीचर हम ऐड नहीं कर रहे अभी, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो अब ये प्रोमो कोड वाला जो फॉर्म है इसको भी मुझे कमेंट करना होगा, ये मैं इसको भी कमेंट कर देता हूँ। तो अब यहाँ पर हमारे पास काउंट आएंगी, तो काउंट करने के लिए हमें प्रोडक्ट्स कंट्रोल, इसमें कार्ट के अंदर हम यहाँ पर प्रोडक्ट काउंट कर सकते हैं, बल्कि हम यहाँ पर इसके अंदर कार्ट के अंदर प्रोडक्ट काउंट का फीचर ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम पब्लिक फंक्शन काउंट प्रोडक्ट्स रिटर्न काउंट दिस, और यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट्स जो सेव हो रही हैं कंटेंट्स के अंदर हो रही हैं। तो कंटेंट्स के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू दिस कंटेंट प्रोडक्ट स्लग प्रोडक्ट क्वांटिटी प्रोडक्ट्स दिस डॉट कंटेंट प्रोडक्ट्स स्लग इज इक्वल टू प्रोडक्ट्स। सो हमारे पास टोटल क्वांटिटी आ रही है, टोटल प्राइस आ रही है जी। तो बेसिकली ये टोटल क्वांटिटी जो है हमारे पास है, यही किसी एक, ये तो एक प्रोडक्ट की टोटल क्वांटिटी है। तो हमारे पास दिस डॉट कंटेंट हम करेंगे यहाँ से, तो ये हमें रिटर्न करेगा काउंट करके कंटेंट्स को। तो यहाँ पर अब हम डिस्प्ले करवाते हैं इसको। तो चेकआउट में यहाँ पर हम यहाँ पर हमारे पास कार्ट के अंदर वेरिएबल के अंदर आ गया काउंट प्रोडक्ट्स, यही हमने नाम रखा था कार्ट के अंदर काउंट प्रोडक्ट्स। ये इस तरीके से इसको सेव किया। अब इसको रीलोड करते हैं तो वेरिएबल अनडिफाइंड वेरिएबल कार्ट कह रहा है, क्योंकि हमारे पास कार्ट के अंदर कोई इस वक्त प्रोडक्ट नहीं है कार्ट के। चलो पहले कुछ प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, तो फिर उसके बाद हम इसको, तो प्रोडक्ट्स के पेज पर गए और यहाँ से कुछ ऐड टू कार्ट कर देते हैं प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पर एरर कहाँ पर आ रहा है, हाँ सेमी कॉलन नहीं लगाया है यहाँ पर, दिस $, दिस, ये हो गया, ठीक हो गया। तो ये प्रोडक्ट ऐड हो गई है। अब मैं यहाँ पर चेकआउट पर जाता हूँ, तो ये कह रहा है कॉल टू अनडिफाइंड मेथड ऐप काउंट प्रोडक्ट अगेन प्रोडक्ट्स, ये। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास 1 आ रहा है। और अगर मैं कार्ट पे जाता हूँ, सॉरी प्रोडक्ट्स पे, और एक प्रोडक्ट और ऐड करता हूँ, सो ऐड टू प्रोडक्ट। तो अब मैं चेकआउट पे अगर आता हूँ, ये हम नेविगेशन क्रिएट करेंगे प्रॉपर इसकी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स अब यहाँ पर ऐड हो चुकी हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब हमने यहाँ पर इस LI को रिपीट करना है और यहाँ पर तमाम प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करवाना है। तो इसके लिए हम वो जो हमने व्यू ओपन किया था अभी cart.blade.php, इसमें फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे और यहाँ पर checkout.blade.php में UL के बाद इधर इसको पेस्ट कर देंगे और इधर ये एंड फॉर ईच हो जाएगा, ठीक हो गया। तो अब ये जितनी भी प्रोडक्ट्स होंगे उतनी दफ़ा प्रोडक्ट नेम आएगा। 2 प्रोडक्ट्स हैं तो 2 दफ़ा प्रोडक्ट नेम आ रहा है। तो यहाँ पर अब प्रोडक्ट
टाइटल आई थिंक प्रोडक्ट टाइटल ही आएगा। अच्छा ऑब्जेक्ट है, तो ये बेसिकली हमारे पास एरे ऑफ प्रोडक्ट्स है, तो इसको इस तरीके से हम डिस्प्ले करेंगे। तो सम टाइम याद नहीं रहता, तो यहाँ पर कह रहा है अनडिफाइंड इंडेक्स टाइटल। तो ये इंडेक्स टाइटल क्यों कह रहा है? प्रोडक्ट, हाँ सॉरी, प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट है और उसके अंदर टाइटल है, ठीक है। तो ये एक्चुअली प्रॉब्लम ये थी कि हमने इसको प्रोडक्ट के अंदर एक प्रोडक्ट वेरिएबल के अंदर प्रोडक्ट को सेव किया था, तो प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट फिर उसके अंदर टाइटल। तो यहाँ पर आएगा प्रोडक्ट और उसके अंदर हमारे पास टाइटल है। तो इसी तरीके से डिस्क्रिप्शन भी है। तो यहाँ पर अब मैकबुक एयर और कैनन EO5D हमने ऐड किए थे, तो ये दोनों आ रहे हैं। और यहाँ पर अगेन हम कार्ट में से डिस्क्रिप्शन इसकी उठा लेंगे। तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, और इसको हम डिस्प्ले करवाएंगे डिस्क्रिप्शन कार्ड पेज पर डिस्प्ले नहीं हो रही, तो यहाँ पर हमारे पास इसकी प्राइस और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन में हमारे पास यहाँ पर हम इसकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी प्रोडक्ट की। तो यहाँ पर अब हम डिस्प्ले करवा लेते हैं इसको। यहाँ से हम यहाँ पर इसका क्या डिस्प्ले करवा सकते हैं? इसकी क्वांटिटी डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसकी क्वांटिटी डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो इसको प्रोडक्ट इंटू प्रोडक्ट QTY, तो क्वांटिटी आ जाएगी। मैंने मिस कर दिया कुछ ये, तो यहाँ पर इसकी क्वांटिटी आ जानी चाहिए। तो कार्ट कंट्रोलर के अंदर टोटल QTY है ये, आई थिंक टोटल QTY है। टोटल QTY नहीं, ये तो ठीक है, टोटल QTY। तो इसकी टोटल क्वांटिटी आ जाएगी। प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट और टोटल QTY। चलो इसको देखते हैं कि ये क्यों डिस्प्ले नहीं करा रहा। तो यहाँ पर हम इसको प्रोडक्ट के अंदर प्रोडक्ट और इसकी प्राइस डिस्प्ले करवा लेंगे। तो यहाँ पर इसकी प्राइस आ गई। अब आप इसको डॉलर में डिस्प्ले करवाना चाहें, जिस करेंसी सिंबल में भी डिस्प्ले करवाना चाहें आप यहाँ पर करवा सकते हैं। अब हम देखते हैं ये टोटल क्वांटिटी को क्यों नहीं डिस्प्ले करा रहा। तो कार्ट में हम देखें अगर, तो गेट कंटेंट गेट टोटल QTY, वो प्राइवेट है तो इसलिए गेट हमें टोटल QTY करना पड़ेगा कार्ट। और यहाँ पर कार्ट गेट टोटल QTY, और ये हमारे पास फंक्शन है। ओके, तो ये बेसिकली हमारा जो फंक्शन है इसको हमने यहाँ की बजाय यहाँ पर यूज़ करना है। और वो जो एक्स्ट्रा फंक्शन हमने क्रिएट किया था इसकी ज़रूरत नहीं है हमें काउंट, क्योंकि गेट टोटल क्वांटिटी बाय हम इस तरीके से कर रहे हैं। सो यहाँ पर हमारे पास कार्ट में हमारे पास आ गई हैं सारी चीज़ें। तो थंबनेल भी आ गया, कार्ट अपडेट, प्रोडक्ट इनटू QTY। तो प्रोडक्ट इनटू QTY हमें प्रोडक्ट की क्वांटिटी दे देगी। तो यहाँ पर हम इसको डिस्प्ले करा लेते हैं, तो ये हमें उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी दे देगी। तो ये देख सकते हैं हमने एक मैकबुक एयर ऐड की थी। तो अगर मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ प्रोडक्ट्स में जाके एक मैकबुक एयर और ऐड करता हूँ और वापस मैं चेकआउट पेज पर जाता हूँ, तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं 2 मैकबुक एयर ऐड हो चुकी हैं क्वांटिटी। और इसकी प्राइस जो है ये 550 नहीं होनी चाहिए थी, 1550 हो जानी चाहिए थी। तो प्रोडक्ट प्राइस नहीं हमने डिस्प्ले करवानी, बल्कि हमने यहाँ से गेट टोटल प्राइस, ये तो टोटल प्राइस होगी ना। तो प्राइस इसकी हम यहाँ से
प्रोडक्ट प्राइस, इस तरीके से प्रोडक्ट प्राइस हम डिस्प्ले करवाएंगे। एक्चुअली ये जो यहाँ पर प्रोडक्ट इनटू प्राइस है तो ये इस तरीके से है। तो अब यहाँ पर ये सही प्रोडक्ट की प्राइस आ रही है। तो यहाँ पर अब हम टोटल प्रोडक्ट डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ कर लेते हैं इस LI को। सो टोटल USD हमारे पास यहाँ पर ये है और इसलिए हम इस LI को, तो यहाँ पर अब हमारे पास टोटल हमें USD डिस्प्ले करवानी है। सो यहाँ पर हमारे पास टोटल QTY आएगी, कार्ट डेट के टोटल प्राइस, ये वाला। इसको कॉपी किया और यहाँ पर हम इसको पेस्ट कर देंगे तो इसकी टोटल प्राइस यहाँ पर आ जाएगी। तो 1600 आ गई। तो साथ आप डॉलर लगा सकते हैं यहाँ पर। तो ये अब हमारे पास, हमें इसने कार्ट के बारे में बता दिया कि आपके कार्ट में इस वक्त 3 आइटम हैं, जिनमें से 2 मैकबुक एयर हैं और एक कैनन EOS 5D है जिसकी प्राइस 500 है और टोटल आप जो है वो $1600 जो है पे करेंगे। अब आपने इस फॉर्म को फिल करना है। तो इस फॉर्म को फिल करने के बाद कंटिन्यू टू चेकआउट करना है। तो इस फॉर्म के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे कि जब हम इस फॉर्म को सबमिट करें तो इसका राउट हम डिफ़ाइन करेंगे। चूँकि हमने ऑलरेडी रिसोर्स कंट्रोलर को यूज़ किया है तो यहाँ पर अब हम इसको पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड करेंगे इस फॉर्म की चेकआउट पेज पर से। ये जो है चेकआउट पेज है, इसके अंदर से अब यहाँ से, हाँ, ये हमारे पास जो फॉर्म है इसका हम यहाँ पर राउट क्रिएट करेंगे। सो एक्शन इज इक्वल टू मेथड इज इक्वल टू पोस्ट और इसका एक्शन होगा राउट चेकआउट। तो इसका राउट चेकआउट ही होगा, उस पर हम पोस्ट कर देंगे। तो हमारे पास ये जो रिक्वेस्ट है ये वहाँ पर ये कह रहा है कि राउट चेकआउट नॉट डिफाइंड। ये क्यों कह रहा है राउट चेकआउट नॉट डिफाइंड? लेट्स सी। यहाँ पर मैं अपना टर्मिनल ओपन करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिसन राउट लिस्ट टू सी द राउट लिस्ट। तो ये हमारे पास राउट्स की लिस्ट है। इसमें हम देखेंगे कि ये क्यों नहीं इसको, तो ये हमारे पास देख सकते हैं कि चेकआउट है, CHECKOUT चेकआउट। तो यहाँ पर हमारे पास ये इसका नेम है। सो चेकआउट, सो ये तो ठीक है। यहाँ पर चेकआउट डॉट स्टोर है, चेकआउट डॉट स्टोर, आई थिंक चेकआउट डॉट स्टोर। अब ये ठीक हो गया, चेकआउट डॉट स्टोर था, हमने इसको स्टोर करने चुके तो उसका नेम जो है वो हमें देना था। तो यहाँ पर राउट में अब हम देख लेते हैं। तो अब ये देख सकते हैं कि अब ये चेकआउट पर पोस्ट करेगा। तो ये हमारे पास आएगा जो कंट्रोलर बन रहा है चेकआउट पोस्ट का, वो बन रहा है स्टोर। तो हम आएंगे ऑर्डर कंट्रोलर में और यहाँ पर आएंगे स्टोर में और यहाँ पर हम रिटर्न सिंपली करते हैं। सबसे पहले रिटर्न करेंगे हम रिक्वेस्ट ऑल टू सी वेदर इट कम टू दिस राउट और नॉट। तो मैं यहाँ पर कंटिन्यू टू चेकआउट करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास टोकन आ गया। बाकी डाटा चूँकि हमने एंटर नहीं किया इसलिए वो डाटा यहाँ पर नहीं आ रहा। तो अगर मैं यहाँ पर कुछ डाटा एंटर कर देता हूँ, तो यहाँ से जो भी कंट्री है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर डमी, तो ये शिप टू द सेम कंट्री। अब मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास डाटा आना चाहिए। तो बेसिकली एक्चुअली प्रॉब्लम यह है कि हमने यहाँ पर जो फॉर्म क्रिएट किया है इनपुट टैब उन सबको नाम नहीं दिए। तो नेम इज़ इक्वल टू फर्स्ट नेम और इसके बाद हमारे पास
नेक्स्ट इनपुट है लास्ट नेम, सो नेम इज इक्वल टू लास्ट नेम, और यूज़र नेम में हमारे पास नेम इज इक्वल टू यूज़र नेम, और ये हमारे पास एड्रेस ईमेल है, ये ईमेल है, सो नेम इज इक्वल टू ईमेल, नेम इज इक्वल टू एड्रेस 1, तो ये हमारे पास 1 लाइन होगी और ये हमारे पास लाइन 2 होगी, सो नेम इज इक्वल टू एड्रेस 2। फिर उसके बाद यहाँ पर कंट्री में हमारे पास सिलेक्ट ऑप्शंस है, तो यहाँ पर इसका नेम होगा कंट्री, और इनवैलिड फीडबैक को हम यहाँ से हाइड कर देते हैं फिलहाल, तो ये हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसका नेम होगा स्टेट, और इसका नेम होगा जिप कोड, सो नेम इज इक्वल टू जिप। ये सारी इन्फॉर्मेशन हम जो है वो ऐड भी करेंगे अपने डाटाबेस में, कस्टमर का एक टेबल क्रिएट करेंगे और उसके अंदर ये सारी फील्ड्स हम ऐड करेंगे। सो इनपुट नेम इज इक्वल टू बिलिंग और अंडरस्कोर शिपिंग अंडरस्कोर एड्रेस, सो बिलिंग शिपिंग एड्रेस जो है वो इसको हम चेक करेंगे, या हम ये कह सकते हैं शिपिंग एड्रेस, तो शिपिंग एड्रेस कह सकते हैं इसको। और उसके बाद ये जो है चेकआउट एज गेस्ट कर देंगे, चेकआउट एज गेस्ट। फिर यहाँ पर अगेन शिपिंग एड्रेस में भी हमारे पास यही चीज़ आएगी, सो बिलिंग इसको कह देते हैं, हम थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं चूँकि बिलिंग है इसका टॉपिक, सो बिलिंग फर्स्ट नेम हम इस तरीके से कह देंगे, बिलिंग फर्स्ट नेम, बिलिंग लास्ट नेम, यूज़र नेम तो ठीक है, ईमेल ठीक है, बिलिंग एड्रेस 1, बिलिंग एड्रेस 1, बिलिंग एड्रेस 2, तो इसी तरीके से बिलिंग कंट्री, क्योंकि हमारे बिलिंग और शिपिंग में भी सेम हो सकती है तो डिफरेंट भी हो सकती है, सो बिलिंग स्टेट, इसी तरीके से बिलिंग कंट्री हो गया, स्टेट हो गया, बिलिंग जिप। तो मैंने बिलिंग और शिपिंग एड्रेस दोनों के नाम सेट कर दिए हैं वीडियो को पॉज करके, ताकि ज़्यादा लेंथी ना हो, क्योंकि ऑलरेडी मोर देन 20 मिनट्स की हो चुकी है वीडियो और अभी तक हमने डाटा बेस में डाटा को सेव नहीं किया। तो यहाँ पर अब अगर मैं प्रेस करता हूँ कंटिन्यू, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोकन के अलावा हमारे पास बिलिंग, यूज़र नेम, ईमेल, बिलिंग एड्रेस, बिलिंग स्टेट, बिलिंग शिपिंग, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है ये हमारे पास आ रही है। तो डिफ़ॉल्ट में तो चूँकि हमने कोई वैल्यूज़ इंटर नहीं की तो वो नल वैल्यूज़ आ रही हैं। हम इस पर जो भी वैलिडेशन लगाना चाहें क्लाइंट साइड पर वो लगा सकते हैं। यहाँ पर जो भी फील्ड रिक्वायर्ड है उस फील्ड को रिक्वायर्ड कर सकते हैं। तो खैर एनीवेज हमारा यहाँ पे मकसद अब इसको डेटाबेस में सेव करना है, तो ये बेसिकली रिटर्न हो रहा है यहाँ पर। तो अब हम जिस तरीके से वैलिडेशन के लिए हमने कंट्री रिक्वेस्ट क्रिएट की थी स्टोर प्रोडक्ट और स्टोर यूज़र प्रोफाइल की, इसी तरीके से स्टोर ऑर्डर की हम स्टोर ऑर्डर की हम जो है वो एक रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं आता हूँ टर्मिनल पर और यहाँ पर लिखता हूँ PHP आर्टिसन मेक रिक्वेस्ट स्टोर ऑर्डर। तो इस नाम से मैंने एक रिक्वेस्ट क्रिएट कर ली स्टोर ऑर्डर और इसको रिटर्न ट्रू कर देना, ऑथोराइज ट्रू कर देना। और यहाँ पर अब हमने रूल्स डिफाइन करने हैं कि वैलिडेशन रूल्स क्या हैं। तो वैलिडेशन रूल्स बेसिकली सिंपल हैं मतलब आप जो वैल्यूज़ हमारे पास रिक्वायर्ड है उसमें हमें नेम वगैरह ये जो फील्ड है एटलीस्ट दोनों में से किसी एक में चाहिए, बल्कि बिलिंग हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, शिपिंग इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर वो शिपिंग सिलेक्ट नहीं करता तो हमें उसकी ज़रूरत नहीं है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारे पास ये चीज़ है। मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर देता हूँ रिटर्न में। तो आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने क्या किया, तो ये बेसिकली आप समझ लें कि ये मैंने एक क्विक वे से इसको यहाँ पर ले आया हूँ। अब यहाँ पर इसमें मुझे चेंज क्या करना होगा, यहाँ पर सिंपली इस तरीके से लिखूँगा और रिक्वायर्ड कर दूँगा। तो ये रिक्वायर्ड है। फिर उसके बाद ये भी हमारे पास रिक्वायर्ड है और इसको भी मैं एरे में कन्वर्ट कर दूँगा। फिर इसी तरीके से यूज़र नेम अब जो है वो रिक्वायर्ड नहीं है अगर चेकआउट एज गेस्ट हम कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर चेकआउट एज गेस्ट हमारे पास है तो ये यूज़र नेम और ईमेल जो है
ये हमें इनमें से जो ईमेल है वो रिक्वायर्ड है, लेकिन यूज़र नेम रिक्वायर्ड नहीं है। ईमेल इसलिए रिक्वायर्ड है कि ताकि हम उसको ईमेल सेंड कर सकें यूज़र को उसके ऑर्डर से रिलेटेड। तो ईमेल हमारे पास रिक्वायर्ड है, ये भी हमारे पास रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड और रिक्वायर्ड। तो ये हमने तमाम सॉरी इसमें मुझे भूल गया मैं इसको ऐड करना। तो ये अब हमने यहाँ पर वैलिडेशन जो है वो लगा दिया इसकी। अब आप इसको जैसे इन्हेंस करना चाहें अपनी ज़रूरत के मुताबिक इसको और ज़्यादा, जिस तरीके से हमने स्टोर प्रोडक्ट में आप देख सकते हैं कि ये हमने चेक किया हुआ है, तो इसी तरीके से अब हमने इसको वैलिडेट कर दिया। तो वैलिडेट करने के बाद अब हम इसको ऑर्डर कंट्रोलर में आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे यूज़ ऐप /http/order स्टोर ऑर्डर बल्कि रिक्वेस्ट /स्टोर ऑर्डर। तो ये स्टोर ऑर्डर का हमने जो स्टोर ऑर्डर की हमने जो रिक्वेस्ट क्रिएट की थी, अब इसको हम यहाँ पर पास करेंगे स्टोर ऑर्डर। अब अगर मैं इसको तो ये हमारे पास ऐप के अंदर HTTP के अंदर रिक्वेस्ट्स के अंदर, तो ये हमारे पास जो है स्टोर ऑर्डर है। तो यहाँ पर अब हमारे पास स्टोर ऑर्डर की रिक्वेस्ट आ गई है। तो इससे हम इसको वैलिडेट करेंगे सेम लाइक जिस तरीके से हमने प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर उसको अपडेट करने से पहले हमने किया था। यहाँ पर हमने इसको अपडेट और स्टोर, ये वाला जो स्टोर है इसमें हमने ये प्रोडक्ट क्रिएट की थी, तो इसमें हम इसको ऑटोमेटिकली ये इसको रिक्वेस्ट को सबमिट करेगा और चेक करेगा कि वो वैलिड है नहीं है, उसके बाद हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब हम जिस तरीके से स्टोर प्रोडक्ट हमने ऐड किया हुआ है, इसी तरीके से हम ऑर्डर कंट्रोलर में इस ऑर्डर को क्रिएट करेंगे और तमाम इंफॉर्मेशन को हम डेटाबेस में सेव करेंगे। तो इससे पहले हमें यहाँ पर डेटाबेस क्रिएट करनी है। तो चलिए सबसे पहले हम जो है वो क्रिएट करते हैं। यहाँ पर टर्मिनल पर आकर न्यू माइग्रेशन, सो PHP आर्टिसन मेक माइग्रेशन, आई थिंक ऑर्डर माइग्रेशन मैंने बल्कि हमने कस्टमर क्रिएट करना है, तो माइग्रेशन क्रिएट कस्टमर। तो क्रिएट कस्टमर के नाम से हमने एक न्यू माइग्रेशन क्रिएट कर दी। तो इसके बाद हम माइग्रेशन में जाएंगे, कस्टमर की माइग्रेशन में। सो डेटाबेस में माइग्रेशंस में ये एंड पर कस्टमर की क्रिएट कस्टमर की माइग्रेशन क्रिएट हो चुकी है। तो इसके लिए हम स्कीमा टेबल और बल्कि इसको माइग्रेशन के अलावा हमें इसका मॉडल जो है वो यूज़ करना होगा, ऑर्डर मॉडल। तो इसके लिए हम दोबारा से क्रिएट करते हैं क्रिएट कस्टमर, और यहाँ पर अब हमारे पास ऑर्डर कस्टमर्स का एक टेबल होना चाहिए जिसमें हम इसको क्रिएट करेंगे। तो यहाँ से स्कीमा टेबल हम ऐड करेंगे और उसके अलावा यहाँ से हम इसको ड्रॉप भी करेंगे स्कीमा से। तो स्कीमा यहाँ पर ऐड है, तो यहाँ पर कस्टमर्स और इसके बाद हमें यहाँ पर इसकी फील्ड्स को ऐड करना है। तो यहाँ पर जो हमें फील्ड इसके लिए चाहिए वो हैं, सबसे पहले स्ट्रिंग फील्ड होगी जो कि हमारी टाइटल है जिसे हमने कॉपी करना है। उसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये सारी फील्ड्स हैं इसकी। तो ये सारी फील्ड्स हैं हमारे पास अपने कस्टमर की, ये सारी आ गई। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेबल स्ट्रिंग बिलिंग। इसी तरीके से हम टेबल स्ट्रिंग
ये हो गया। इस तरीके से हम सारी फील्ड्स को ऐड करें। तो मैंने यहाँ पर माइग्रेशन कंप्लीट कर लिया है। ये हमारी सारी फील्ड्स आ गई हैं जो हम कस्टमर के टेबल में सेव करेंगे, जिसमें उसकी तमाम इंफॉर्मेशन होगी। उसके बाद हमने यहाँ पर एक ऑर्डर्स का टेबल भी क्रिएट किया हुआ है, जिसमें हम उस कस्टमर की आईडी देंगे। यहाँ पर ये देख सकते हैं अनसाइंड इंटीजर यूज़र आईडी और कस्टमर आईडी हम इसको कह सकते हैं। ये दोनों सूरतों में अगर एज अ गेस्ट है तो फिर वो कस्टमर आईडी होगी इसके अंदर, और अगर वो एज अ यूज़र है तो उसकी यूज़र आईडी। और उसके अलावा उसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी होगी, उसकी क्वांटिटी होगी, उसका स्टेटस होगा और उसकी प्राइस होगी, पेमेंट आईडी होगी, कौन सी पेमेंट से वो इसको इन्फॉर्मेशन को ऐड करना चाह रहा है जब वो प्लेस ऑर्डर करेगा। ये प्लेस ऑर्डर हम उस वक्त अभी हम जो है वो उसमें सिर्फ इसकी ये वाली इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐड करेंगे, और उसके बाद जब वो पेमेंट कर देगा तो उसकी पेमेंट इन्फॉर्मेशन भी हम यहाँ पर सेव कर देंगे। तो फ़िलहाल हमने कस्टमर को सेव करना है, तो कस्टमर को हम मतलब उस कस्टमर को हम सेव कर देंगे और उसके बाद उसकी डिटेल्स जो हैं वो हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे इस इंफॉर्मेशन के अंदर। और डिफ़ॉल्ट जो पेमेंट आईडी है वो इसको ज़ीरो कर देंगे, ताकि हमें पता हो कि उसने कोई जो पेमेंट आईडी है अभी सिलेक्ट नहीं की। तो ज़ीरो हमारे पास कोई पेमेंट आईडी नहीं है, इसलिए उसने कोई अभी पेमेंट नहीं किया, मतलब प्लेस ऑर्डर नहीं किया, सिर्फ चेकआउट किया है। तो स्टेटस जो है वो यहाँ पर हम चेंज दे सकते हैं इसको, जैसे कि वो पेंडिंग है या आप पेंडिंग कह सकते हैं, प्रोसेसिंग कह सकते हैं, फिर उसके बाद डिलीवर्ड कह सकते हैं, मतलब वो डिलीवर्ड हो चुकी है प्रोडक्ट। तो ये हमारे पास मैनी रिकॉर्ड होंगे। अगर उसने 2 प्रोडक्ट्स किए हैं तो 2 रिकॉर्ड उसके ऐड होंगे, जिसमें उसकी सेम यूज़र आईडी यूज़ होगी, प्रोडक्ट आईडी अगर डिफरेंट है तो डिफरेंट यूज़ होगी। तो चलिए अब हम इस दोनों टेबल्स के अंदर इस डाटा को इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम कस्टमर क्रिएट करेंगे, उसके बाद उसका ऑर्डर क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कस्टमर का मॉडल भी क्रिएट कर लिया और उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर का भी टेबल मौजूद है। तो चूंकि हमने यहाँ पर इसको गार्ड करना है तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, यूज़ सॉफ्ट डिलीट को भी ऐड कर लेते हैं इसके अंदर, कस्टमर के अंदर यहाँ पर। और ये हमारे पास एक्चुअली सम टाइम ये काम नहीं करता, मैं इसको फिक्स कर दूंगा क्योंकि ऑटोमेटिकली कंपेनियन को ऐड कर लेनी चाहिए। कंट्रोल ई था आई थिंक, कंट्रोल Z, कंट्रोल शिफ्ट ई नहीं, आई थिंक मुझे अब वो उसका शॉर्टकट की भूल गई है। तो ये मैंने सॉफ्ट डिलीट्स को इसके अंदर ऐड कर दिया। और गार्डेड को मैंने इसलिए एम्प्टी एरे किया कि किसी को गार्ड करने की ज़रूरत, प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, सब फिलेबल है यूजिंग द क्रिएट मेथड। तो ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब मैं PHP आर्टिसन माइग्रेट करूँगा। तो यहाँ पर एक एरर आया, मे बी मैं इसको और व्यू नॉट डज नॉट एग्जिस्ट, अच्छा वो एक्चुअली चूँकि हमने क्रिएट यूज़ करना था तो मैं इसको प्रॉब्लम करके टेबल की जगह क्रिएट लिखना था, तो अब ये ठीक हो जाएगा। तो अब हमारी माइग्रेशन भी सक्सेसफुली हो चुकी है, कस्टमर टेबल, ऑर्डर टेबल तमाम क्रिएट हो चुका है। अब हमने इन दोनों में वैल्यूज़ इंसर्ट करनी है, ऑर्डर्स टेबल में और कस्टमर टेबल में। तो ऑर्डर कंट्रोलर में आएंगे यहाँ पर हम, और यहाँ पर हमने एक ऑर्डर क्रिएट किया और इसके अलावा कस्टमर क्रिएट करेंगे। तो ये हमें यहाँ पर कस्टमर को भी ऐड करना है, ऐप में से कस्टमर। तो ये हमारा मॉडल यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो अब हम यहाँ पर कस्टमर क्रिएट कर सकते हैं और साथ ही साथ हम ऑर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हम 2 अब टेबल्स में डाटा इंसर्ट करना चाह रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे के डिपेंडेंट हैं। मतलब पहले कस्टमर ऑर्डर इंसर्ट होगा, फिर ऑर्डर इंसर्ट होगा। तो ऑर्डर के अंदर हमने कस्टमर आईडी जो कि यूज़र आईडी का कॉलम है वो सेव करनी है। तो अगर फॉर सम हाउ कस्टमर इंसर्शन फेल हो जाती है तो ऑर्डर इंसर्शन हो जाएगी, हम इस पर लॉजिक लगा सकते हैं। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि दोनों में डाटा में, दोनों टेबल्स में डाटा इंटर हो। अगर एक में भी इंटर ना हो तो वो रोल बैक हो जाए, हमारा जो डाटा है वो ऐड ना हो, ना ही कस्टमर में और ना ही ऑर्डर में। इसके लिए लारावेल हमें एक बहुत ज़बरदस्त फीचर प्रोवाइड करता है, वो है ट्रांजैक्शंस का। तो ट्रांजैक्शंस बेसिकली हम DB के थ्रू जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा यूज़ DB, फिर उसके बाद हम लिखेंगे DB ट्रांजैक्शन
और इसके अंदर हम DB ट्रांजैक्शंस के अंदर हम प्रोवाइड करते हैं एक एनोनिमस फंक्शन। इसको मैं आपको दिखाता हूँ। हम लारावेल की डॉक्यूमेंटेशन पे चलते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एनोनिमस फंक्शन हम उसके अंदर प्रोवाइड करते हैं, और उस एनोनिमस फंक्शन के अंदर फिर हम डेटाबेस में टेबल में जो भी है वो इंसर्ट करते हैं रिकॉर्ड को। तो यहाँ पर DB ट्रांजैक्शन और यहाँ पर मैं फंक्शन को इंसर्ट करता हूँ और उसके बाद मैं इसको इंसर्ट कर देता हूँ। कस्टमर क्रिएट हमने लिख दिया और यहाँ पर अब हमने जो है वो ऑर्डर क्रिएट भी लिख दिया। अब ये DB ट्रांजैक्शंस जो हैं ये हमारी हेल्प करेगा इस दोनों टेबल्स में इंसर्ट करने में। तो सपोज़ मैं कस्टमर के अंदर यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ उसकी सारी बिलिंग की इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर हमने इस बिलिंग इंफॉर्मेशन को सारे को कॉपी करते हैं, बल्कि सब कोई कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये हमारे पास इसमें सारा डाटा हमने अब रिक्वेस्ट से लेकर यहाँ से रिक्वेस्ट से लेकर इसको सेंड करना है। तो वीडियो ज़्यादा लंबी होने की वजह से मैंने जो बाकी प्रोसीजर है उसको क्विकली ऑफलाइन कंप्लीट कर लिया, तो मैं उसको आपको गो थ्रू करा देता हूँ। मैंने क्या किया, रिक्वेस्ट जो मैंने क्रिएट की थी स्टोर ऑर्डर की, उसमें मैंने ये रूल्स डिफ़ाइन कर दिए हैं सारे, और उसके अलावा मैंने यहाँ पर जो हमने क्रिएट किया कंट्रोलर ऑर्डर कंट्रोलर, उसके अंदर ये जो हमने स्टोर वाला मेथड है जहाँ पे हम डाटा सेव करते हैं कार्ड से भी डाटा लेके, तो अगर तो शिपिंग एड्रेस है तो ये वाला डाटा कस्टमर का जाएगा, और अगर तो शिपिंग एड्रेस आपने सिलेक्ट नहीं किया हुआ तो सिर्फ ये वाला जो डाटा है वो जाएगा उसके पास और सेव हो जाएगा उसके अंदर डेटाबेस के अंदर। तो यहाँ पर मैंने DB पहले ट्रांजैक्शन यूज़ किया था, लेकिन वो उसके अंदर रिक्वेस्ट क्योंकि वो फंक्शन था एनोनिमस फंक्शन, तो उसके अंदर ये इस वैल्यूज़ इनकी वैल्यूज़ को एक्सेस नहीं कर पा रहा था। तो मैंने क्या किया, मैंने DB बिगिन ट्रांजैक्शन कर दिया। ट्रांजैक्शन बिगिन करने के बाद मैंने यहाँ पर फिर इसको चेकआउट को ऐड किया, कस्टमर को ऐड किया। तो यहाँ पे कस्टमर डॉट क्रिएट किया और यहाँ से कोई एक कस्टमर का वेरिएबल इसमें चेकआउट वाले वेरिएबल में आ जाएगा। फिर मैंने डेटाबेस में जो हमने जो हमने सेशन के अंदर प्रोडक्ट्स सेव की हुई हैं उनको मैंने गेट किया तमाम प्रोडक्ट्स को, और उनको एज अ कस्टमर जो हमारी प्रोडक्ट्स हैं, या आप यहाँ पर मैं इसको प्रोडक्ट्स कह सकता हूँ, तो इन प्रोडक्ट्स को मैं ऑर्डर के अंदर सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑर्डर आ गया और यहाँ पर हमारे पास चेकआउट या कस्टमर जो भी आप कह सकते हैं, इसको मैं कस्टमर कह लेता हूँ, बल्कि चलें इसको चेकआउट ही रहने देता हूँ। तो ये दोनों जब दोनों ही सेव हो जाएंगे, यानी इफ़ चेकआउट एंड ऑर्डर मतलब दोनों में कोई एरर नहीं है, दोनों सक्सेसफुली सेव हो चुके हैं, तो मैं उस ट्रांजैक्शन को कमिट कर दूंगा, मतलब उसको डेटाबेस में सेव कर दो। अगर इनमें से एक भी डाटा सही से इनपुट नहीं होता, फॉर एग्जांपल कस्टमर के टेबल में तो इंसर्ट हो जाता है लेकिन प्रोडक्ट्स के टेबल में कुछ भी इंसर्ट नहीं होता, तो ऐसी सूरत में हमें यहाँ पर ये कमिट कर देगा, रोल बैक कर देगा और डाटा कस्टमर के टेबल में भी इंसर्ट नहीं होगा। यहाँ पर हमने एक कार्ट का वेरिएबल लिया है, कार्ट इज इक्वल टू नल। इसको हमने नल इसलिए रखा है ताकि वो इस पर अनडिफाइंड एरर ना दे। अगर कार्ट में हमारे पास कोई डाटा नहीं होता तो कार्ट हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट नल होगी। तो नल होने की सूरत में कार्ट को हम यहाँ पे जब फॉर ईच लूप चलाएंगे तो इस पर हमें एरर मिल जाएगा, क्योंकि कार्ट के अंदर कोई भी डाटा नहीं होगा। और या फिर हम इसको कार्ट को एज एन एरे ले लेते हैं, एम्प्टी एरे, इस तरीके से। तो कार्ट के अंदर हम सेशन से कार्ट गेट करके सेव कर रहे हैं। तो अब मैं अगर जाता हूँ अपने वेबसाइट पर, यहाँ पर सिंपली मैं और एक और चीज़ भी मैंने यहाँ पर की है, क्विकली मैं दिखा दूँ आपको। मैंने वैलिडेशन जो लगाई है उसको मैंने इंडिविजुअली पेज पर, मतलब इंडिविजुअली चेकआउट वाले पेज पर इंडिविजुअली एलिमेंट के नीचे उसको इस तरीके से डिस्प्ले कराया है। इफ़ एरर हैज़ बिलिंग फर्स्ट नेम देन डिव अलर्ट डेंजर और एरर्स फर्स्ट बिलिंग नेम, बिलिंग फर्स्ट नेम। तो जो भी उसका एरर होगा बिलिंग फर्स्ट नेम का वो यहाँ पर शो हो जाएगा। जो भी इसमें एरर रिक्वायर्ड फिलहाल हमने लगाया हुआ है तो यहाँ पर वो उसका एरर शो करेगा। हर एक फील्ड के साथ मैंने इसको अटैच कर दिया, आप इसको चेक कर लीजिएगा, क्योंकि ये रिपोजिटरी अपडेटेड रिपोजिटरी आपको गिटहब पर मिल जाएगी और इसका लिंक आपको नीचे फर्स्ट वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।
तो वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं अगर आपने अभी तक इस रिपोजिटरी को डाउनलोड या आपने पास इसको फोर्क नहीं किया हुआ। फोर्क कर लें, ज़्यादा बेहतर है, या आप मेरा गिटहब वाला ट्यूटोरियल देखकर आप इसको क्लोन करें, ताकि आप जैसे ही पुल करें या फेच करें डाटा को, तो आपको जो भी अपडेट चेंजेस आए वो आपको आपके पास मिल जाएं और आपकी चेंजेस भी आपके पास इंटैक्ट रहें। तो ये ज़रूर कर लीजिएगा। अगर आपको गिटहब यूज़ करना नहीं आता तो आप हमारा गिटहब वाला ट्यूटोरियल देख सकते हैं। तो ये वैलिडेशन भी मैंने लगा दी। तो अब अगर यहाँ पर देखिए हमारे पास प्रोडक्ट्स एडेड हैं, अगर मैं कंटिन्यू टू चेकआउट पर क्लिक करता हूँ और एरर आते हैं तो यहाँ पर हमें एरर्स सारी फील्ड्स में जो जो एरर्स हैं वो शो होंगे। अगर हम ये एड्रेस नहीं ऐड करना चाह रहे शिपिंग एड्रेस, तो इसको हम इस तरीके से कर देंगे। वैसे अगर हम इसको ऐसे भी रहने दें और इसमें कोई वैल्यू इंटर ना करें तो वो उसको नल वैल्यू लेगा, क्योंकि हमने इसको नल लेबल रखा हुआ है डाटाबेस में, तो उनको वो नल भी रखेगा। तो यार बेटर यूज़र एक्सपीरियंस के लिए आप इसको हाइड कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर सपोज अब मैं कार्ट को एम्प्टी कर देता हूँ, मैं यहाँ पर कार्ट पे जाता हूँ और यहाँ से इसको रिमूव कर देता हूँ, प्रोडक्ट को इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मैं चेकआउट पेज पर आता हूँ तो यहाँ पर हमें एक एरर, अब यहाँ पर देखिए मेरे पास 0 प्रोडक्ट है और अब मैं इसको चेकआउट करता हूँ तो हमें एरर मिले। मैं यहाँ पर एंट्रीज कर देता हूँ, सपोज मैं आपको दिखाने के लिए कि एंट्रीज जो हैं वो नहीं होंगी। तो यहाँ पर मैं इसको डमी डाटा यहाँ पर एंटर कर देता हूँ और इसको सिंगल कर देता हूँ। तो अब देखिए कार्ट हमारी खाली है, तो इसका मतलब है कि जो हमारा ऑर्डर है उसमें प्रोडक्ट्स के अंदर कोई वैल्यूज़ सेव नहीं होंगी। तो मैं इसको चेकआउट करता हूँ तो आपने देखा ये वापस इसमें आ गया बिलिंग एड्रेस टू फील्ड इसकी रिक्वायर्ड। अच्छा, इसमें मैंने कुछ भी एंटर नहीं किया। अच्छा, ये जो वैल्यूज़ अगर आप देखें तो ये खाली हो रही हैं, तो इसका भी एक सोल्यूशन होता है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ अभी वो भी। तो यहाँ पर मैं इसको चेकआउट करता हूँ तो यहाँ पर अब हमारे पास वेरिएबल एरर आ रहा अनडिफाइंड वेरिएबल ऑर्डर। तो यहाँ पर ये ऑर्डर जो है वो वेरिएबल दे रहा है एरर, क्योंकि इस ऑर्डर ये वाला ऑर्डर क्रिएट ही नहीं होगा, क्योंकि हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है वो चेकआउट वाला कस्टमर जो है उस पर डाटा जो है वो इंसर्ट ही नहीं होगा। तो डेफिनेटली हमारे पास ये ऑर्डर और जो चेकआउट है ये दोनों जो हैं वो खाली हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम इसको फिर DB रोल बैक कर सकते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, प्रोडक्ट्स ऐड हो गई, ऑर्डर इज़ इक्वल टू, तो यहाँ पर मैं ऊपर टॉप पर ऑर्डर भी ले लेता हूँ एक वेरिएबल इज इक्वल टू, खाली स्ट्रिंग ले लेते हैं और चेकआउट को भी ले लेते हैं यहाँ पर। अब इसको चेक करते हैं तो चेकआउट पे जाते हैं और उसके बाद मैं इसको इंट्रीज करके क्विकली मैं इसको ऐड करता हूँ। तो आपने देखा कि यहाँ पर वो एम्प्टी स्ट्रिंग आ गया, मतलब ये जो ट्रांजैक्शंस हैं ये हमारी सक्सेसफुल नहीं हुई, तो उसने जेसन में जो डाटा है वो हमें रिटर्न कर दिया कि भाई इसमें कुछ भी नहीं है, और जो खाली जो है वो उसने हमें डाटा रिटर्न कर दिया एम्प्टी स्ट्रिंग। तो अगर हम डाटाबेस में यहाँ पर देखें, मैं आपको डाटाबेस में भी दिखा देता हूँ कि कोई वैल्यूज़ इंटर नहीं होंगी। तो DBL5 ecom का मैं वेरिएबल ले लेता हूँ, कनेक्ट करते हैं इसको, और कस्टमर्स के टेबल में यहाँ पर आप देखेंगे कोई वैल्यूज़ इंसर्ट नहीं हुई, और इसी तरीके से ऑर्डर्स के वेरिएबल में भी हमारे पास कोई वैल्यूज़ इंटर नहीं हुई। अब ये उस सूरत में यहाँ पर हम इसको रिटर्न कर देते हैं रोल बैक, और यहाँ पर मैं इस तरीके से इसको लगा देता हूँ और कमिट होने की सूरत में मैं इसको रिटर्न व्यू कर देता हूँ प्रोडक्ट्स डॉट पेमेंट्स। तो पेमेंट्स वाला जो पेज है वो ऑर्डर प्लेस ऑर्डर या जो भी आप नाम देना चाहें, और इसमें हम जो है वो रोल बैक करने के बाद इसको वापस हम जो है वो बल्कि इसको जो भी आप करना चाहें एरर होने की सूरत में ट्रांजैक्शन में हम वापस इसको रीडायरेक्ट कर देते हैं, रिटर्न रीडायरेक्ट चेकआउट, और यहाँ पे विद बल्कि इसी में कॉमा एरे मैसेज इनवैलिड एक्टिविटी।
तो ये मैंने इनवैलिड एक्टिविटी लिख दी और यहाँ पर अब मैं वापस आता हूँ, इसको रीलोड करते हैं। तो आई थिंक मैंने यहाँ पर सिंटैक्स अनएक्सपेक्टेड इन, ये कोई मैंने एरर, हाँ यहाँ पर सेमीकोलन नहीं लगाया मैंने, ये कंटिन्यू। तो इसमें अच्छा सॉरी, मैसेज मेरी प्रॉब्लम ये है, समटाइम ऐसा हो जाता है विद मैसेज इनवैलिड एक्टिविटी। तो इसको मैं अब रीलोड करता हूँ। सॉरी द पेज यू आर लुकिंग फॉर इज नॉट, जो चेकआउट के स्पेलिंग गलत हैं, चेकआउट के स्पेलिंग गलत हैं। तो वापस जाते हैं, इसमें अब हमारे पास कोई डाटा नहीं है और मैं इसको डमी डाटा इसमें इंटर करता हूँ ताकि वैलिडेशन एरर ना आए। तो इस वजह से ये वीडियो जो है ये ज़्यादा लंबी हो जाती है क्योंकि मुझे खुद कोड लिखना भी पड़ता है और साथ एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनवैलिड एक्टिविटी आ रहा है हमारे पास और चेकआउट का जो है वो यहाँ पर पेज आ रहा है। तो इसके अलावा हम यहाँ पर चेकआउट को जो है हमारा ऑर्डर जो है कंट्रोलर, उसमें हम इफ़ नॉट सेशन हैज़ कॉट रिटर्न व्यू, हम इस पे प्रोडक्ट्स डॉट कार्ट पे इसको लेके जा सकते हैं या हम इसको वापस प्रोडक्ट्स पे लेके जा सकते हैं। और मैं विद मैसेज नो प्रोडक्ट्स इन द कार्ट, तो इसलिए आप चेकआउट वाले पेज पर जा ही नहीं सकते, ठीक है। इफ़ सेशन हैज़ कार्ट तो देन वो इधर आ जाएगा, अदरवाइज व्यू को वापस प्रोडक्ट्स वाली लिस्ट पे चला जाएगा। तो सपोज अब अगर मैं चेकआउट को एक्सेस करता हूँ तो इसमें इफ़ सेशन रिटर्न व्यू प्रोडक्ट्स, तो यहाँ पर हमारे पास इफ़ नॉट सेशन हैज़ कार्ट, तो कार्ट इज इक्वल टू सेशन चेकआउट कॉम्पैक्ट। तो मेरे ख्याल में कार्ट के अंदर तो अब कोई डाटा नहीं है, तो शॉपिंग कार्ट हमारे पास एम्प्टी है। और यहाँ पर चेकआउट, इसको चेकआउट पेज पर, यहाँ पर चेकआउट पर नहीं आना चाहिए। तो इफ़ नॉट सेशन हैज़ कार्ट और सेशन गेट कार्ट इज, और एम्प्टी इसको कर देते हैं, चेक कर लेते हैं। अब इसको ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर इसको बिलिंग एड्रेस पर वापस नहीं आना चाहिए। एक मिनट मैं इसको देख लूँ कि ये लॉजिकल एरर क्यों आ। अच्छा, तो प्रॉब्लम ये थी कि हमने जो चेक लगाया था कि सेशन इफ़ नॉट सेशन हैज़ कार्ट, तो नॉट सेशन हैज़ नॉट कार्ट, लेकिन कार्ट उसमें मौजूद थी लेकिन वो एम्प्टी थी। तो हमने यहाँ पर चेक लगाया कि जो गेट कार्ट करो उसके अंदर गेट कंटेंट्स भी होने चाहिए। अगर तो वो गेट कंटेंट्स नहीं है तो उसको रीडायरेक्ट कर दो प्रोडक्ट्स वाले पेज पर या URL पर विद मैसेज नो प्रोडक्ट्स इन द कार्ट। तो यहाँ पर हम इसको मैसेज को आई थिंक यहाँ पर अगर मैं चेकआउट पर जाता हूँ तो ये मुझे रीडायरेक्ट कर देगा वापस इस जगह पे। अब यहाँ पर हमने कोई मैसेज आई थिंक नहीं लगाया, सॉरी मैसेज तो है, मैंने इसको स्मॉल लेटर्स में लिखना था। तो यहाँ पर अब मैं दोबारा अगर चेकआउट पे जाता हूँ तो नो प्रोडक्ट्स इन द कार्ट, सो आप चेकआउट पर नहीं जा सकते। इसी तरीके से अगर मैं कार्ट पर जाता हूँ तो यहाँ पर हमें मैसेज मिलना चाहिए कि शॉपिंग कार्ट इज़ एम्प्टी। तो यहाँ पर मैं चला जाता हूँ कार्ट वाले पेज पर और यहाँ मैं फॉर ईच गेट इफ़ बल्कि मैं यहाँ पर फॉर ईच गेट कंटेंट क्वांटिटी प्राइस, तो यहाँ पर शॉपिंग कार्ट पे मैंने लगाया हुआ आई थिंक चेक। सो इफ़ इज सेट कार्ट एंड गेट कंटेंट्स देन वो एंड इफ करता है यहाँ पर। तो मैं यहाँ एल्स लगा देता हूँ, एल्स पी क्लास अलर्ट डेंजर नो प्रोडक्ट्स इन द कार्ट, ये मैं मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ। तो अब अगर मैं इस पेज को रीलोड करता हूँ तो यहाँ पर नो प्रोडक्ट्स इन द कार्ट आ जाता है और उसके बाद मैं इसको रीडायरेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पर हाइपर लिंक लगा सकता हूँ, ahref इज इक्वल टू
गो बाय सम प्रोडक्ट्स, और यहाँ पर ए टैग क्लोज कर देते हैं और href में हम यहाँ पर राउट प्रोडक्ट्स, ये मैं राउट लगा देता हूँ। अब मैं अगर इस कार्ड पेज को यहाँ पर सॉरी प्रोडक्ट्स इज़ नॉट डिफाइन कह रहा है, ये क्यों इसने सॉरी ये क्यों ऐसे कह रहा है, प्रोडक्ट्स राउट प्रोडक्ट्स, ये कह रहा है कि राउट प्रोडक्ट्स नॉट डिफाइंड, प्रोडक्ट्स डॉट इंडेक्स आई थिंक होगा इसका, प्रोडक्ट डॉट इंडेक्स। अच्छा मैंने नेम राउट कुछ और रखा था इसका, प्रोडक्ट का ऑल, प्रोडक्ट्स डॉट ऑल, यस। सो सम टाइम मैं वो काफ़ी अर्से बाद दोबारा से ट्यूटोरियल बनाया तो इस वजह से थोड़ा सा ऑल इस तरीके से। अब ये इसको बाय सम प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे तो ये हमें प्रोडक्ट्स पर ले जाएगा। तो इस तरीके से हम जो है यूज़फुल नेविगेशन क्रिएट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से हमने चेकआउट वाला पेज जो है वो कंप्लीट कर लिया, ऑल दो उसमें अभी काफ़ी सारे चेक्स बाकी हैं, वो आगे हम आहिस्ता आहिस्ता उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये वीडियो ट्यूटोरियल जो कि चेकआउट प्रोसेस वाला है वो कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम स्ट्राइप को इंटीग्रेट करेंगे नेक्स्ट पेमेंट गेटवे में, जहाँ पर हमें जो यूज़र की समरी शो होगी और नीचे उसको तरीका मतलब मिलेगा कि कौन सा पेमेंट मेथड आप यूज़ करना चाह रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में, और होपफुली ये ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।